कांग्रेस ने अपने एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर को असफल विदेश मंत्री करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि चीन में सबसे लंबे समय तक राजनयिक रहने के बावजूद विदेश मंत्री जयशंकर चीन के साथ हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने चुप्पी साधे रखी है। विपक्ष के इस आरोप पर जयशंकर ने भी पलटवार किया, कहा कि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है और ऐसे में क्या हमें एक छोटी अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर लेनी चाहिए। विदेश मंत्री के इस जवाब को लेकर उनकी काफी आलोचना की जा रही है। चलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के आरोपों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले दोनों पक्षों के बयानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है। श्रीलंका में चीनी इंटरफेरेंस है। भूटान हमसे दूर हो गया है। बांग्लादेश ने चीन को कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है। बांग्लादेश आज हमसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो। I first of all, I'm not using the word we are fortifying it. I think we are legitimately building our border infrastructure because they have built their border infrastructure. In my view, we should have done it 25 years ago. Again, we are reactive, that means. I mean, Your words, Dr. Jaishankar. No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. So, secondly, please bear in mind one thing. We had an agreement that you're not supposed to bring military to the border in large numbers. So, by that logic of yours, I should be the first to break the agreement. Why not? No, why should I? Because it doesn't make... Look, please understand... Why are we always the ones not breaking an agreement, and it's always the other side breaking the agreement? No, Smita, I think you need to sort of take a very... non-aggressive. Considered view of this. Okay. Why do we reach agreements? We reach agreements because it is in our interest to stabilize a border or a situation. Okay. It's not out of love and affection and sentiment that you do. It's cold calculation and common sense. तो एक कॉमन सेंस की बात विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि चीन सीमा पर लगातार कब्जे वाले इलाके में सड़कें, रेलवे नेटवर्क और पुल बनाया जा रहा है, लेकिन भारत चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहा है और एक तरह से भारत चीनी पीएलए को फंडिंग कर रहा है। कांग्रेस की चीन को लेकर यह भी दलील है कि हर बैठक में पीएम की चुप्पी के चलते पीएलए का कहना है कि उन्होंने किसी भी भूमि पर आक्रमण नहीं किया है। कांग्रेस ने जयशंकर के इस बयान की भी आलोचना की है कि भारत एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के चलते बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं लड़ सकता और इसे तिरस्कारी करार दिया है। एक भारतीय होने के नाते यहाँ पर हम आपसे भी यानी कि अपने दर्शकों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते चीन हमारे ऊपर गुंडागर्दी का डंडा चलाता रहेगा और हमें खामोश बने रहना चाहिए? जरा सोचिए, भारत की विदेश नीति में जो खामियां हैं, जैसे कि बाइडेन के राष्ट्रपति के रूप में अपना आधा कार्यकाल लगभग पार कर लेने के बावजूद भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक जब भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं तो विदेश मंत्री जयशंकर और उनका विभाग क्या कर रहा है? दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत तेजी से बढ़ रही है। उनकी दलील है कि खाड़ी देश भी 10 साल पहले के मुकाबले आज वर्तमान में भारत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। विदेश मंत्री यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने ये भी कह डाला कि मेरे पिता भी एक ब्यूरोक्रेट थे जो केंद्र सरकार में सेक्रेटरी भी बने थे, लेकिन उन्हें इस पद से हटा दिया गया। 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें सबसे पहले मेरे पिता को सेक्रेटरी के ओहदे के पद से हटाना था। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में उनका करियर रुक गया। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई। जयशंकर ने कहा है कि एलएसी पर सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा था, ना कि राहुल गांधी ने। साथ ही कहा कि अगर राहुल गांधी को चीन के मामले में ज्यादा समझ है तो मैं उन्हें सुनने को तैयार हूं। असल में राहुल गांधी भी चीन से हुई झड़प को लेकर केंद्र को घेरते रहे हैं, कहते रहे हैं कि सरकार चीन का नाम नहीं ले रही है, ना ही संसद में इस विषय पर चर्चा ही कराती है। मोदी सरकार चीन के प्रति सख्त नहीं है और चीन ने भारत के लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भूक्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। चीन में 2012 में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे और 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने। उधर
भारत में भी 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यानी कि शी जिनपिंग चीन की सत्ता पर अभी भी काबिज है, और इधर मोदी भी पिछले 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्या इन दोनों सरकारों के, दोनों देशों में जो सरकारें हैं, इसके तहत दोनों देशों में जो नीतियां रही हैं, जो संबंध रहे हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। सवाल है कि मोदी सरकार की चीन नीति अब तक कैसी रही है। ये समझने के लिए चीन और भारत में पिछले कुछ सालों में जो तेजी से बदलाव आए हैं, उन्हें समझना जरूरी है। दोनों देश विश्व की 2 बड़ी ताकतें बन चुकी हैं। चीन $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है, और दोनों देशों की सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तरक्की आई है। चीन मामलों के जानकार बताते हैं कि सीमा पर बड़े हथियारों के साथ सेना तेजी से आगे बढ़ सकती है और पीछे भी हट सकती है। गलवान की घटना को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। भारत चीन का अकेला पड़ोसी देश है जो चीन के सामने डटकर खड़ा है। चीन के सारे पड़ोसी देश इसे देख रहे हैं। हालांकि चीन और भारत की ताकत में बहुत असमानताएं भी हैं। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के एक चीनी स्टडीज के फेलो है मनोज केवल रमणी कहते हैं कि गलवान के बाद से भारत की चीन नीति में एक निर्णायक बदलाव आया है। भारत ने इस बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि चीन भारत के लिए एक सामरिक चुनौती है और उससे निपटने के लिए भारत को अपनी नीतियां बदलनी होंगी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चीन के मामले में मोदी सरकार अपनी बातों को जनता के सामने ठीक से पेश करने में उतनी सफल नहीं रही है। भारत के रवैये के कारण चीन की रणनीति में बदलाव आया है। पहले चीन सीमा पर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की रणनीति अपनाया करता था, लेकिन अब उससे हटकर उसने सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीन के जवाब में भारत ने भी बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है, यानी कि दोनों ही देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिरता भी कही जा सकती है कि बरकरार है। जानकार ये भी कहते हैं क्योंकि चीन और भारत उभरती हुई शक्तियां हैं, ताकत हैं, इसलिए दोनों देश ये चाहते हैं कि इस तरह किसी भी तनाव से दोनों की तरक्की में कोई चोट ना पहुंचे। दोनों ही देश तनाव को एक सीमा से आगे बढ़ाकर एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में स्थिरता नहीं आएगी और तनाव यूं ही बना रहेगा। बेहतर होगा कि एनएसजी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चीन को भारत के हितों का सम्मान करना चाहिए। वहीं दक्षिण एशिया में जैसे जैसे चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा, भारत चीन के संबंध और जटिल होते जाएंगे, ये कहना है जानकारों का। और अब बढ़ते हैं अजय बंगा की खबर की तरफ। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा, उन्हें वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है, यानी कि वो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को उन्हें नॉमिनेट किया है। अजय बंगा भारतीय मूल से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और अगले साल वो अप्रैल में पद छोड़ रहे हैं। ऐलान के बाद अब उन्हें, यानी कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त 63 साल के भारतीय अमेरिकी बंगा प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अजय बंगा कौन है और उनका सफर किस तरह का रहा है। अजय बंगा असल में उन्होंने भारत में ही पढ़ाई की है और उनकी स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो जालंधर और शिमला से उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री उन्होंने ली है। 1981 में नेस्ले इंडिया में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी उन्होंने ज्वाइन किया और 13 वर्षों में ही वो मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच गए। इसके बाद पेप्सिको के रेस्टोरेंट डिवीजन का हिस्सा बने और ये उदारीकरण का वो दौर था जब अजय बंगा ने भारत में पिज्जा हट KFC के लॉन्च में बड़ी भूमिका निभाई। बंगा 1996 में सिटी ग्रुप के मार्केटिंग हेड बनाए गए। साल 2000 में सिटी फाइनेंशियल के प्रमुख भी नियुक्त किए गए। 2009 में मास्टरकार्ड के CEO बने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों से मास्टरकार्ड को युवाओं में इतना लोकप्रिय बना दिया कि ये स्टेटस सिंबल बन गया। 2016 में बंगा को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर पत्रिका फॉर्च्यून ने 2012 में बंगा को शक्तिशाली उद्योगपति 2012 के तौर पर भी चुना था। अजय बंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूर्व चेयरमैन मनविंदर सिंह बंगा के भाई हैं।
अमेरिका में अपनी काबिलियत, मेहनत, संघर्ष और सफलता अजय बंगा ने स्थापित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा की तारीफ में कहा है कि अजय ने ग्लोबल कंपनियों के निर्माण और मैनेजमेंट में 3 दशक से अधिक समय बिताया है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार को भी बढ़ावा दिया। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण में अजय वर्ल्ड बैंक की कमान संभालने के लिए सबसे योग्य है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से तारीफ में यह भी कहा गया है कि अजय के पास क्लाइमेट चेंज की चुनौती पर काम करने का अच्छा अनुभव है। ये ऐसे अनुभव और प्राथमिकताएं हैं जो वर्ल्ड बैंक के लिए आने वाले सालों में उनके काम का मार्गदर्शन करेंगे। तो पहली बार है जब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा का नाम नॉमिनेट किया गया है WHO के नए प्रेसिडेंट के रूप में, और वो इसकी पूरी संभावना है कि वो इस पद का ग्रहण करेंगे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और हमने आपको बताया कि अजय बंगा कौन है, उन्होंने कहाँ से स्कूली शिक्षा ग्रहण की है और अमेरिका में उन्होंने अपनी सफलता के किस तरह से झंडे गाड़े हैं। जो बाइडेन जिन्होंने नॉमिनेट किया है अजय बंगा के बारे में उनकी तारीफें की है। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी अजय बंगा की तारीफ की गई है। उनके काम और उनके अनुभव, खासकर कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो चुनौतियां आने वाले समय में विकराल होती नजर आ रही हैं, उनके बारे में कहा गया है कि अजय बंगा के नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक इन चुनौतियों को, उनकी समस्याओं के प्रति काम करने और परफॉर्म करने में आसानी होगी, मार्गदर्शन मिलेगा, ये कहना है अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का। साथ ही साथ जो बाइडेन ने भी अजय बंगा की तारीफों में कसीदे पड़े हैं। तो गर्व की बात है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के लिए कि उनके समुदाय से पहली बार किसी नागरिक को जो कि भारतीय मूल से पढ़ाई कर आया है, उन्हें वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है। आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ही, उनके चयन को लेकर ही जो कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन में हुआ था, उस पर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब अजय बंगा के नाम पर लगभग जो है एक सहमति सी दिख रही है, क्योंकि उनके काम, खास करके ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो उनका एक्सपीरियंस है, उसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। और आगे अप्रैल में 2024 में जब वो निवर्तमान हो जाएंगे, वर्तमान WHO प्रेसिडेंट, तब हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि अजय बंगा पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो डिकोड द कोर्स में आज के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक आप हमें info@justbroadcasting.com पर मेल के जरिए भेज सकते हैं। neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेजना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात।